नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले आपको बताऊंगा कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के रोड मैप तैयार हो गया है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे चीन हैरान हो जाएगा। दोस्तों, क्या है प्रोजेक्ट ज़रूर बताऊंगा। खबर में आगे बने रहेंगे तो आगे आपको ये बताऊंगा कि भारत जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है भारत की और जो बांग्लादेश के गार्ड्स हैं उनके बीच में झड़प हुई है सीमा पर, जिसके बाद ग्रामीण वहां पर पहुंच गए और उन्होंने भारत माता के जयकारे लगाने शुरू कर दी, जिसके बाद उल्टे पांव वापस भागना पड़ा है बांग्लादेश के सैनिकों को। आगे आपको बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र पर चीन के बांध को लेकर भारत अलर्ट हो चुका है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लेकर बेहद बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, इस खबर की भी गहराई में आपको ले जाऊंगा। दोस्तों, आगे आपको बताऊंगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से कहा है कि 31 मार्च तक 100% लागू करें नया आपराधिक कानून। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने वालों से वापस लेंगे, 1-1 इंच जमीन और गरीबों के लिए बनाएंगे उस पर आवास। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाऊंगा, लेकिन इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके एक लाइक के लिए करने वाला हूं, तो कृपया करके उसमें कंजूसी ना करें और अपना एक लाइक हमको जरूर दें। जो करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत अमेरिका के बीच बड़े प्रोजेक्ट का रोड मैप तैयार हो गया है और वो ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे चीन अब हैरान होने वाला है। तो दोस्तों, क्या है वो प्रोजेक्ट, आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं उनके क्षेत्र में चीन के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए एक आपसी सहयोग हुआ और जो सहमति बनी थी उसका भावी रोड मैप अब तैयार हो गया है। तो प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं तो कुछ बड़ा करके आते हैं और उसका असर कुछ दिनों बाद दिखता है और अब दिखने लगा है। एक दिन पहले भारतीय एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवान की अगुवाई में हुई बैठक में तय किया गया कि इसके 2 वर्गों में अलग अलग धातुओं में आपसी निर्भरता बढ़ाने के लिए सहयोग स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, जो भी हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो बहुमूल्य धातु हैं, उसमें अलग अलग धातुओं में आपस में आत्मनिर्भरता हम बढ़ाएंगे, यानी कि भारत अमेरिका पर डिपेंडेंट होगा और अमेरिका कुछ मिनरल्स को लेकर भारत पर डिपेंडेंट होगा। और इससे ये होगा कि चीन का जो वर्चस्व इस वक्त बहुमूल्य धातुओं को लेकर है, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर है, उसका वर्चस्व पूरी दुनिया में खत्म होगा और भारत का इसमें बोलबाला कायम होगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स में भारत को आगे आना बेहद ज़रूरी था और प्रधानमंत्री मोदी ने ये एक बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया है? तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि सीमा के पास से आ रही है। सीमा पर बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बीजीबी यानी कि बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में यहाँ पर नोकझोंक सामने आई है, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुँच गए और भारत माता के जयकारे के नारे लगाने लगे। जी हाँ दोस्तों, मालदा के सुखदेवपुर की एक बात है जहां पर भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के बीच तीखी बहस हुई। बीएसएफ जवान भारतीय क्षेत्र में बाड़बंदी कर रहे थे, जिस पर बांग्लादेशी जवानों ने आपत्ति जताई। मतलब हम अपने क्षेत्र में बाड़ाबंदी कर रहे हैं, उस पर भी आपत्ति बांग्लादेश को हो रही है और अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कुछ पता इनको नहीं है। स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे और साबित कर दिया कि यह हमारी जमीन है, हमारी संप्रभुता है, इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो भारत माता की जय के नारे अब बॉर्डर्स पर जनता द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है पड़ोसी देशों को धमकाने के लिए। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ब्रह्मपुत्र पर चीन के बांध को लेकर भारत हो चुका है अलर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लेकर के बेहद बड़ी बात कह दी है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट में या फिर यूँ कहें कि असम में अगर देखा जाए मेजरली, तो वहाँ पर इसके कारण बाढ़ आता जाता रहता है और इस ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन अपना कंट्रोल करना चाहता है और इसको वाटर बॉम्ब की तरह भारत पर इस्तेमाल करना चाहता है, इस पर बांध बनाकर। लेकिन आपको बता दें कि चीन जो बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाने जा रहा है उसको लेकर भारत अब अलर्ट हो चुका है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। भारत का पड़ोसी देश चीन तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण करने जा रहा है और चीन की इस योजना को लेकर भारत पूरी तरीके से सतर्क है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को यह बयान दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में चीन ने ऐलान किया है कि वो ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये नदी
तिब्बत से निकलकर भारत होते हुए बांग्लादेश जाती है और ये दुनिया की 15वीं सबसे लंबी नदी है। चीन की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की घोषणा के बाद भारत की ओर से बयान जारी किया गया है और भारत ने कहा है कि वो इस मामले में अपनी हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रखेगा और आवश्यक कदम उठाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट के लिए ये खबर बड़ी है और नॉर्थ ईस्ट को इस बात का आश्वासन रक्षा मंत्री ने दिया है कि हम इस पर नज़र रखे हुए हैं और आवश्यक कदम हम इसको ज़रूर उठाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 31 मार्च तक 100% लागू करें नए आपराधिक कानून, योगी आदित्यनाथ से ये कह दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। या दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 3 जो नए आपराधिक कानून आए हैं उनके कार्यान्वयन की प्रगति की अगले महीने समीक्षा करने और उन्हें जल्द से जल्द पूरे राज्य में पूरी तरीके से यानी कि 100% लागू कर देने को कहा है। अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्री कार्यालय में एक समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कह दी है। गृह मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर 15 दिन में तीनों नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए और मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ सप्ताह में एक बार समीक्षा करनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च तक उत्तर प्रदेश के सभी 7 आयुक्तालयों में नए आपराधिक कानूनों का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए और पूरे राज्य में इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी बोले कि वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने वालों से वापस लेंगे एक इंच जमीन। और इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया कि उस जमीन पर मैं गरीबों के लिए घर बनाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस वीडियो को आप अपना लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम खबरें आए दिन अखबारों में छपती रहती है और बात अगर उत्तर प्रदेश की हो तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की सनातन धर्म की जो मान्यता है ये दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है और इसकी तुलना किसी मत मजहब से और संप्रदाय से नहीं हो सकती। सनातन की परंपरा आकाश से भी ऊंची है। और इसी के साथ प्रयागराज महाकुंभ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इसके आयोजन के दौरान भारत के ऋषि मुनि एकत्र होकर उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर चिंतन करते थे। ये आयोजन न केवल परंपरा का सम्मान है बल्कि इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना भी आवश्यक है। तो दोस्तों ये बात एकदम सटीक कही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि ये जो ऋषि मुनि जो एकत्र हो रहे हैं ये सिर्फ आध्यात्मिक या फिर आस्था के लिहाज से नहीं बल्कि ये सामाजिक और राजनीतिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय जब ऋषि मुनि एक साथ एकत्र होते थे तो वो उस समय में समाज में जो कुरीतियाँ हैं या फिर जो भी समाज में चल रहा है और जो राजनीतिक परिस्थितियाँ बन रही हैं उस पर इस महाकुंभ में बैठ के ये लोग चर्चाएं किया करते थे। सीएम ने कहा कि 2019 के प्रयागराज कुंभ में ये देखा गया कि कैसे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, प्रबंधन और संस्कृति का जो सामंजस्य है उसको कैसे बिठाया जा सकता है आपस में, कैसे हमने अपने संस्कृति को और अपना जो मैनेजमेंट को और जो टेक्नोलॉजी के साथ कैसे उसको जोड़ा। और 2019 में इतने सारे भीड़ का मैनेजमेंट हमने अच्छे तरीके से किया और यही प्रयास आने वाले महाकुंभ में भी होगा। इसे भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और इस आयोजन से न केवल देश के नागरिक बल्कि दुनिया भर के लोग भी आकर्षित हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपको एक खबर में बताया था कि किस प्रकार से डिजिटल महाकुंभ का भी आयोजन किया गया है और एक डिजिटल वेबसाइट बनाया गया है जिस पर दुनिया भर से लाखों यूजर्स आकर के विजिट कर रहे हैं और डिजिटल महाकुंभ में आस्था की डिजिटल डुबकी लगा रहे हैं। और उसके बाद आज फिर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का जिक्र किया और बताया कि फिर से यह महाकुंभ जो है वो महादिव्य होने वाला है। और इसी के साथ आपको बता दें कि वक्फ को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये समझना मुश्किल है कि वक्फ बोर्ड है या ये भू माफियाओं का बोर्ड है। हमारी सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है, एक एक इंच जमीन की जांच करवा रही है और जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर ज़मीन कब्जाई है उनसे ज़मीन वापस ली जाएगी और गरीबों के लिए आवास, शिक्षण संस्थान और अस्पताल बनाए जाएंगे। तो दोस्तों गरीबों से ये बड़ा वादा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है कि ये जो भू माफियाओं का बोर्ड है इनसे अवैध ज़मीन सारी कब्जाऊंगा, एक एक ज़मीन इंच की कब्जाऊंगा। और आपको बता दें कि ये सारी की सारी ज़मीन गरीबों के आवास के लिए और उनके एजुकेशन के लिए, उनके हॉस्पिटल के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सीएम ने सपा को इस मौके पर निशाने पर ले लिया और
कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो राम, कृष्ण और शिव की परंपरा को पढ़ो। जो नेता लोहिया जी के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने उनकी बातों को कभी सीरियस नहीं लिया, कभी नहीं समझा। जो लोग अयोध्या के विकास का विरोध कर रहे थे, उन्हें वहां जाने का नैतिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप भी योगी आदित्यनाथ के इस बात का समर्थन करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान से आ रही है, शहबाज शरीफ जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनके हाथ पैर फूल चुके हैं। कारण यह है कि तालिबान ने एक मैसेज भेज दिया है और उस मैसेज के बाद पाकिस्तानी सेना पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। जी दोस्तों, पाकिस्तान के 46 सैनिकों को मारने के बाद अब आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सरकार में बैठी PMLN पार्टी पर और उसके शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने की धमकी दे दी है। TTP ने साफ तौर पर कहा है कि वो सेना के साथ सहयोग करने से परहेज करें, वरना वो अब निशाना बन जाएंगे। तो दोस्तों, सांप पालोगे तो यही होगा। और पाकिस्तान अभी तक टेररिज्म को स्टेट मशीनरी की तरह यूज कर रहा है और वो भारत के खिलाफ सीधी लड़ाई में बार बार मुंह की खाने के बाद अब इन आतंकवाद को इस्तेमाल कर रहा है ताकि भारत को घाव दे सके। लेकिन अब इस सांप को जो पाकिस्तान ने पाला था, वो सांप उसके खुद के लिए ही खतरनाक बन बैठा है। और अब सीधा सीधा यहाँ पर 46 सैनिकों को मारने के बाद अब यहाँ पर सरकार को धमका दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री के हाथ पैर यहाँ पर फूलने लगे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि दुखद खबर है। नेपाल तिब्बत सीमा पर 7.1 तीव्रता, दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है ये, 7.1 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। 95 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है और कई सारी इमारतें जो हैं वो हवा में झूल गई हैं और मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल, चीन, तिब्बत में मंगलवार को भूकंप ने जमकर तबाही मचाई। नेपाल तिब्बत सीमा के पास सुबह 6 बजे यानी कि 6:35 पर 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने कम से कम 95 लोगों की वहां पर जान ले ली। 62 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और भूकंप से संपत्तियों का भी भारी नुकसान हुआ और भूकंप से कई इमारतें ढहकर मलबे का ढेर बन गई हैं। भूकंप का जो केंद्र था दोस्तों, वो नेपाल के लोबुचे से 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व में तिब्बत के सिगात्से शहर में था। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सरकारी अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का निर्देश दिया। तो दोस्तों, अपने पड़ोस में इस प्रकार की भयंकर तबाही जो है वो हृदय विदारक है और हमें भी इसको लेकर के दुख है। और ज़्यादा से ज़्यादा मदद जो है हम अपने पड़ोसियों को देंगे, इसका ऐलान भारत सरकार किसी भी वक्त कर सकती है। तो आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान का होना तय है, क्योंकि अब विरोध प्रदर्शन जो पाकिस्तान में चल रहा था वो और ज़्यादा तेज हो गया है और अब वो विरोध प्रदर्शन कारगिल तक मार्च निकालेगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान का ये तीसरा टुकड़ा होगा। एक भारत करवा चुका है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग कराया, और अब दूसरा टुकड़ा ये होगा। दूसरा टुकड़ा नहीं कह सकते इसको, क्योंकि POK हमारा ही हिस्सा है और हमारे पास ही वापस आ रहा होगा। लेकिन दूसरा टुकड़ा जरूर होगा अगर बलूचिस्तान भी जो है वो वहाँ से अलग हो जाए। पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगिट बाल्टिस्तान की सरकार बेरोजगारी, भूखमरी दूर करने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और यही कारण है कि वहाँ हर दिन लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वहाँ के लोग तरस गए हैं और बीते कुछ दिनों से गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में बिजली और बुनियादी सुविधाओं की बहाली की मांग को लेकर नागरिक भीषण ठंड के बीच लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने घोषणा कर दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, धरना जारी रहेगा, क्योंकि सरकार के साथ बातचीत विफल हो गई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और जब ये संकल्प लिया गया था कि एक निशान एक संविधान ही रहेगा और हम अपने निशान को नहीं बदलेंगे और कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त यहाँ पर विकास की लहर जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा और उसका असर ये हुआ कि POK जो उस विकास से वंचित रह गया, अब उन लोगों को भी वही विकास का मज़ा लेना है, टेस्ट लेना है और इसीलिए अब वहाँ
वहां पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। तो दोस्तों, धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना भारत की संप्रभुता के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी था और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साकार किया इस सपने को, और देश के हर नागरिक को ये बहुत बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराइएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान के मानवाधिकार नेता शब्बीर मैयर ने ऐलान कर दिया है कि वो कारगिल तक मार्च निकालेंगे और उन्होंने कहा कि यदि उन्हें कुछ हुआ तो पाकिस्तान की हुकूमत इसकी जिम्मेदार होगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पीओके वापस भारत में जल्द से जल्द आने वाला है और अखंड भारत का सपना भी मोदी राज में ही पूरा होगा? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि कनाडा से आ रही है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने भारत से कुछ दिनों पहले पंगा लिया था, अब ये नतीजा आ गया है कि उनको इस्तीफा देना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक ट्रूडो प्रधानमंत्री बने रहेंगे और ट्रूडो ने कहा कि वो पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा देते हैं और अगला नेता चुने जाने के बाद वो पीएम पद से इस्तीफा देंगे। दोस्तों, कनाडा जो कि खालिस्तान के इशू को लेकर भारत के लिए बेहद ज़रूरी देश है, वहाँ पर कुछ दिनों से कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उनकी वजह से संबंध थोड़े ख़राब हो रहे थे, लेकिन अब जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं उसके बाद अब कनाडा में वापस अगर अच्छी सरकार बनी तो यहाँ पर खालिस्तानियों से लड़ने में आसानी होगी। तो दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर से आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लाइक के लिए ही हम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यहाँ पर महाकुंभ को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ, इसको पूर्ण महाकुंभ आप कहिए, और इस महाकुंभ में न केवल आप इलाहाबाद जाकर डुबकी लगाएंगे, बल्कि अब डिजिटल माध्यम से भी आप इस श्रद्धा की डुबकी का आनंद ले सकते हैं। और सीएम के डिजिटल महाकुंभ का संकल्प अब साकार हो रहा है, क्योंकि महाकुंभ वेबसाइट पर 183 अलग अलग देशों, जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 183 देशों से 33 लाख यूजर्स ने यहाँ पर विजिट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ की वेबसाइट पर जाकर के वो डिजिटल डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पर महाकुंभ की वेबसाइट सीएम योगी के डिजिटल महाकुंभ के संकल्प को साकार कर रही है और आयोजन की तारीख करीब आते ही हर दिन लाखों यूजर्स वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं। भारत समेत 183 देशों के 6200 से ज़्यादा शहरों के यूजर्स ने वेबसाइट पर आकर अवलोकन किया है। भारत के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी से सबसे ज़्यादा लॉगिन हो रहे हैं लोग, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर को महाकुंभ की वेबसाइट लॉन्च की थी, जिसके बाद से लगातार यूजर्स की संख्या बढ़ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, महाकुंभ अब डिजिटल भी हो चला है, और इतना डिजिटल हो चला है कि पूरी दुनिया के 33 लाख यूजर्स यहाँ पर उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में डिजिटल डुबकी लगा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है। अभी तक लाइक नहीं किया है तो यहाँ पर तो करना ही पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जहाँ पर देश भर की महिलाओं के पास अब एक बड़ा मौका है। क्या है वो? ये है कि मोदी सरकार शुरू करने जा रही है एक खास ट्रेनिंग, जिसके बाद महिलाओं की होगी लाखों में कमाई। तो दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को महिलाओं को शेयर कीजिए और खबर को जानिए आखिरकार पूरी खबर क्या है। पूरी खबर यह है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए यूं तो केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अब कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को मिशन मोड पर आगे बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। अब इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि दोनों मंत्रालय ने तय किया है कि स्वयं सहायता समूह, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है, उससे जुड़ी महिलाओं को आवश्यक विधाओं में कौशल प्रशिक्षण देकर कार्य कुशलता इनकी बढ़ाई जाएगी। तो इनको स्किल दे करके इनकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ाया जाएगा और इसके लिए नए सिरे से सिलेबस भी तैयार किया जाएगा। और सरकार का इसमें यह प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा सके। विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के चल रहे कौशल विकास कार्यक्रम से इतर पहली बार महिलाओं को फोकस करते हुए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय साझा प्रयास करने जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे में महिलाओं पर ज़्यादा फोकस होगा और 2 मंत्रालय इस पे काम कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी कि संदेश साफ है कि गाँव की जो महिलाएं
महिलाएं हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं, उन सारी महिलाओं को एक नया कैपेबिलिटी डेवलपमेंट उनके अंदर करा जाए और ज़बरदस्त स्किल दी जाए ताकि इन महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए। और दोस्तों, ये केवल बयानबाजी और भाषण नहीं है, इस पूरे मिशन को अब मिशन मोड, इस पूरे योजना को मिशन मोड में चलाने के लिए 2 मंत्रालयों को लाइन अप कर दिया है यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया था तो अब तो ज़रूर कीजिए और सारी महिलाओं को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन रोज़ सुबह सुबह अपने फ़ोन पे चाहिए तो फिर से आपसे निवेदन कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी खबरें मेरे अपलोड करते ही आप तक तुरंत पहुँच जाएँ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ भारत ने चीन के बॉर्डर पर कर दिया वो काम, अभी से फूलने लगा ड्रैगन का दम, नज़र उठाई तो काम तमाम। जी हाँ दोस्तों, चीन ने यारलुंग त्सांगपो पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध प्रोजेक्ट बनाने और भारतीय क्षेत्र लद्दाख में नई काउंटी बनाकर उसके नाम रखने के फैसले के बीच भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वन सलाहकार समिति ने सिक्किम में भारत चीन सीमा के योंगडी में 2000 मीटर की फायरिंग रेंज का मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के अंजा में 16 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को भी मंजूरी दे दी गई है। ये प्लांट 2012 में बादल फटने से बह गया था